सारा प्रणाम, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। बंगाल की बिसात, मोहरे पाले बदल रहे हैं, खिलाड़ी पासे फेंक रहे हैं। 20 दिसंबर को जिस बोलपुर से अमित शाह ने बंगाल में उद्घोष किया था, उसी बोलपुर से 29 दिसंबर को ममता ने भी हुंकार भरी और साफ कर दिया कि बीजेपी 294 का सपना छोड़ दे, 30 सीटें जीतकर दिखा दे। अपने विद्रोही अंदाज को नुमाया कर ममता ने यह जताने की कोशिश की है कि वो केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों से भयभीत नहीं है। पीएम पर तंज कसकर और बीजेपी अध्यक्ष पर हमले के आरोपी अफसर राजीव मिश्रा को आईजी से एडीजी बनाकर ममता ने यह भी बताने की कोशिश की, जताने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ उन्हीं की चलेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी और बाकी विपक्ष के बीच जंग का एक ऐसा मैदान बन चुका है जहां विपक्ष बीजेपी पर न सिर्फ सियासी तौर पर भारी नजर आता है, बल्कि जुबानी जंग के लिए भी मुफीद है, क्योंकि हमला करते समय स्थानीय कमांडर ममता बनर्जी ना तो भाषा की शालीनता का ख्याल रखती हैं और ना ही शख्सियत का। बीजेपी को शिकस्त देने में जुटे विपक्ष को ममता का यह अंदाज खूब भा रहा है, यानी चुनावों के ऐलान से पहले ही शह और मात का खेल पूरे शबाब पर है। अगले 6 महीने तक पूरे देश को एक खबर तो यकीनन पश्चिम बंगाल से मिलती रहेगी, और हम ऐसा दावा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी और टीएमसी में सियासी तू मैं के अलावा भी बहुत तल्ख तकरार चल रही है। उधर अमर्त्य सेन ने केंद्र सरकार के रवैये पर जैसे ही मोर्चा खोला, ममता अमर्त्य सेन के समर्थन में उतर आई। अमर्त्य सेन ने केंद्र की किसान पॉलिसी का विरोध करने के साथ साथ असहमति के स्वरों को दबाने के लिए भी मोदी सरकार की खिंचाई की है। बीजेपी ने सेन पर पलटवार किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये अमर्त्य सेन को नहीं दिखता क्या। बहरहाल ममता की एक सहयोगी कांग्रेस ने तो उनसे किनारा कर लिया और लेफ्ट पहले से उनका प्रतिद्वंदी है। ऐसे में ममता को बाकी विपक्ष का साथ तो जरूर मिलेगा। आखिर बंगाल में बीजेपी को घेरना ही तो विपक्ष का मिशन है। आपको याद होगा 20 दिसंबर को अमित शाह ने बोलपुर में जबरदस्त रैली की थी, पैदल मार्च निकाला था। इस रैली में शुभेंदु समेत कुछ टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन भी किया था। मंगलवार को बारी थी ममता बनर्जी की। ममता ने 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली, शाह और बीजेपी को चुनौती दी। आइए ये दोनों शॉट्स आपको एक साथ दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए एक साथ। 20 दिसंबर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, और वो तस्वीरें कौन भूल सकता है। आपको याद होगा जिस तरीके से जबरदस्त सपोर्ट, समर्थन की बात कही जा रही थी, सड़कें पटी हुई थी। और कुछ ऐसी तस्वीर आज 9 दिन बाद 29 तारीख को जब ममता बनर्जी पैदल मार्च करते हुए निकली। 5 किलोमीटर का ये पूरा सफर था, और कहीं ना कहीं ये बताने और दर्शाने की भी जरूरत थी कि एक तरफ आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों से रैली हो रही थी, इवेंट मैनेजमेंट तक करार दिया गया था शाह की इस पूरे रोड शो को, लेकिन आज 5 किलोमीटर पैदल चलिए दीदी, और जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। ममता ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और युवाओं में पैठ बनाने के लिए पार्टी के सेलिब्रिटीज नेताओं को भी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। यही नहीं, बोलपुर में रैली कर ममता ने अपने तेवर और ज्यादा तल्ख कर लिए हैं। टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेताओं को सलाह दी है, टिप दी है, नसीहत दी है कि इससे टीएमसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। बंगाल की बिसात पर हम बात कर रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं स्टूडियो में, कांग्रेस नेता संजय गुप्ता मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में, टीएमसी के नेता शुभंकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ जाने माने चेहरे अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत संजय सिंह जी से ही करता हूं। संजय जी, 20 तारीख को हमने अमित शाह जी की रैली देखी, पूरी देश ने देखी, शॉर्ट्स लगातार बीजेपी ट्वीट कर रहे थे, वो सब देख रहे थे, उसको इवेंट मैनेजमेंट करार दिया था ममता ने, टीएमसी ने। आज ममता बनर्जी ने जिस तरीके से प्रहार किया है, साफ तौर पर कहा है कि यहां तो आप भूल जाइए, आप 200 पार छोड़िए, 30 सीटें भी जीत कर दिखा दीजिए, ये चुनौती मंजूर है। देखिए, अब वहां चुनावी बिगुल फूंक चुका है
और कोई भी पार्टी कुछ भी बोलने को आज़ाद है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर ये कार्य करती है। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का तानाशाह अपने तरीके से चलता है और उस तानाशाह के बीच में, कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बीच में अमित शाह जी ने जिस तरह से हुंकार भरा और जिस तरह से एक विपक्ष में रहते हुए वहां पर मजबूती के साथ वहां की जनता उनके साथ खड़ी रही जी, ये कहीं ना कहीं अपने आप में काबिले तारीफ है। अब चुनाव का समय आ गया है, सब ममता बनर्जी सत्ता में है, तो स्वाभाविक है कि वो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगी और जवाब देंगी। अब रही बात, वो कोई ज्योतिष तो है नहीं, राजनीतिक के बाद ज्योतिष में तो आ नहीं गई वो 294 और 30 सीट देने को तैयार हैं। मैं तो जो समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर का कॉन्फिडेंस हिला है, इसीलिए वो सीटों के ऊपर ज्यादा बयान और बखान दे रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? सीधे यानी टीएमसी वर्सेस बीजेपी और कोई नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है। आज के डेट में कहीं ना कहीं से कांग्रेस को गोंद देख रहा हूं, कम्युनिस्ट को गोंद देख रहा हूं। ठीक है। और आज की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच की लड़ाई है। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ है। संजय जी, कहां है कांग्रेस? जमीन पर नजर आनी चाहिए। और आप तो पहले टीएमसी को सपोर्ट करते थे, अब आपने लेफ्ट का रास्ता चुन लिया, क्या जरूरत लगी आपको ये सब? देखिए, ना तो कोई लेफ्ट का रास्ता भी तय किया गया है और ना ही कोई टीएमसी की बात है। विषय आज ये ज़रूर है कि इस देश के अंदर जो मौकापरस्त लोग हैं, जो जुमलेबाज लोग हैं, जो भाई को भाई से बांटने का काम करते हैं, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, उन लोगों को आज सबक सिखाने की आवश्यकता ज़रूर है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह की बात अभी संजय सिंह जी कह रहे थे, अमित शाह साहब को आपने कोट किया कि अब की बार 200 पार जी। तेलंगाना में क्या कहा था, इससे पहले राजस्थान में क्या कहा था, याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश में आपने क्या कहा था, इससे पहले आपने छत्तीसगढ़ में क्या कहा था, किसके पार कितने पार, पंजाब में क्या कहा था। ठीक। तो इस तरह की लोग आपसे आदी हो चुके हैं, उन्हें पता है कि किस तरह की बातें आप करते हैं, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी बात कर रहे थे संजय सिंह जी, बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि जब आज देश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट कोरोना के इस देश में हो चुके हैं, ठीक, तो इसके अंदर अमित शाह साहब जो लोग आज वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो यदि मैं मास्क ना लगाऊं, एक आम आदमी हूं, अगर ना चलूं तो मेरा चालान 2000 रुपये है। और वहाँ बंगाल के अंदर जब आप हज़ारों की संख्या में आदमी इकट्ठे करते हैं, तो क्या आप चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, आप सरकार में हैं, तो आपके लिए कोई कायदा नियम नहीं है? ठीक है, आप चुनाव का वोट मांगने आए हैं, तो आपके सवाल का जवाब, एक मिनट भाई, समय कहां है? आप क्यों उखड़ गए? आप क्यों उखड़ गए हो? अरे सर, क्यों उखड़ गए? मेरे को आप सुन तो लीजिए। संजय जी सुन तो लीजिए, उखड़ क्यों गए आप? 1 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, 1 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज इनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। ठीक है, किस तरह से वहां पे चुनी हुई सरकारों के विधायकों को तोड़ने की बात ले लीजिए। शुभेंदु अधिकारी के लिए संजय सिंह जी को याद नहीं है कि इन्होंने एक इन्होंने सीडी जारी की थी, उसमें दिखाया था कि ये भ्रष्ट व्यक्ति है। हाँ। इन्होंने दिखाया था कि मुकुल राय एक भ्रष्ट व्यक्ति है। हाँ। हेमानंद बिस्वा के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे। आज ये सारे आदमियों पे कौन सा गंगा जल डाला है कि आज ये सारे के सारे शुद्ध हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट फेसेस हो गए? एक रिएक्शन तो इसके ऊपर जवाब दे दें। संजय सिंह जी, ऐसा कौन सा साबुन है बीजेपी के पास जिससे नहाने के बाद जिन पर आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के हो जाते हैं? 20 सेकंड में अपनी बात रखेगा, फिर मैं शुभांकर के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई साबुन नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पास एक विचार है, एक राष्ट्रवाद है और राज्य की प्रगति है। ठीक। और उसके अंदर छतरी के अंदर प्रवेश करने के बाद आदमी की सोच विचार और रोहिंग्या का समर्थन और एक जलालत भरी राजनीति और एक आक्रांत वाली राजनीति वो खत्म हो जाती है। तो इसमें हम स्वागत करते हैं, पूरे देश में हो जाना चाहिए। ठीक है, और हमें लगता है अगर पूरा देश स्वीकार कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मुझे शुभांकर के पास जाना है। शुभांकर, टीएमसी, आज हमने जबरदस्त सपोर्ट देखा टीएमसी के लिए। ममता दीदी सड़कों पर उतरी हुई थी, 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की, जबरदस्त सपोर्ट। लेकिन बीजेपी यहां पर कह रही है कि आपकी जमीन पूरी तरह से हिला चुकी है बीजेपी। लोकसभा में जो उन्होंने प्रदर्शन किया था उससे जबरदस्त प्रदर्शन वो विधानसभा में करने वाले हैं। देखिए रोहित जी, ऐसा है कि मैं संजय जी को जब बात एक नई चीज आ गई है। अब तक क्या था, राष्ट्रवाद था, ठीक है ना, जो धार्मिक जो इनके पास ये सब, अब एक नई चीज आ गई, रोहिंग्यावाद, रोहिंग्या के समर्थक, रोहिंग्या के वो, हर जगह के लिए इनके पास अलग जुमला है। लेकिन क्या इन्होंने कितनी बार विकास की बात की, कितनी बार ये बोलते हैं कि भाई यहाँ बंगाल के लिए इनका क्या विजन है? कोई विजन नहीं है। अब एक बात बताइए, इन्होंने कहा
कि ममता बनर्जी ज्योतिष थोड़ी आगे क्या होने वाला था, तो क्या अमित शाह जी ज्योतिष थे जो बोल दिए कि भाई हमारे आपकी बात जो 200 वो ज्योतिष थे, उसके बाद में तो नहीं बोले। लेकिन यही चीजें होती हैं, जब आप ना किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो आप देख के तो उछालते नहीं कि उसके 4 छींटे आपके ऊपर भी आ रही है। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही संजय गुप्ता जी ने, मैंने बिल्कुल ये सही बात है कि इन्हीं के पार्टी के चैनल पर, इन्हीं के पार्टी के ट्वीट पर, ब्लॉग पर अभी जिन नेताओं के सबसे ज्यादा जो चर्चाएं रखी जाती थी उसके ऊपर टारगेट करके वो जो स्टिंग ऑपरेशंस बनाए जाते थे, वो स्टिंग ऑपरेशन हटा दिए जाते हैं। ठीक है, वो स्टिंग ऑपरेशन ढूंढे नहीं मिलेगा। ठीक है, वो स्टिंग ऑपरेशन आज के दिन में आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। तो वो स्टिंग ऑपरेशन हट गए, चीजें धुल गई, मुकुल राय जी धुल गए, लेकिन अब बचा कौन? बचा वो जो विसिल ब्लोअर था, यानी पुलिस दोषी। ठीक है, वहां की जो, लेकिन इनके जो जिससे जो नेता भी इनके पास पहुंच गए वो दोषी नहीं। हाँ। मालिक ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? शुभांकर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। मैंने पहला रिएक्शन आपसे मांगा था, टीएमसी कितनी मजबूत है? डर है क्या इस बार, क्योंकि यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है? रोहित जी एक बात बताइए जी, क्या जब कोई भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में एक प्रतिद्वंदी तो हमेशा रहता है। हाँ। ठीक है, कई पार्टियां लड़ती हैं, जीतता एक है, तो क्या सब डरे हुए होते हैं? जो भी इलेक्शन लड़ता है डर के लड़ता है, वो अपने एक नेता को लड़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक आप बात बताइए, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी से लड़ते थे तो लोगों के पास जाते थे तो एनआरसी का विरोध लेके जाते थे, सीए का विरोध लेके जाते थे, वो हर वो बात कहते थे जो हमारी नीतियों को लेकर कहते थे। अब उन्हीं लोगों के पास क्या वो सीए का पक्ष लेके जाएंगे, एनआरसी का पक्ष लेके जाएंगे? ये इसका जवाब लेंगे संजय सिंह जी से, लेकिन एक बार शरद कोहली के पास में जाना चाहूंगा। शरद जी, किस तरह से देख रहे हैं पूरी परिस्थितियों को आप, क्योंकि होमवर्क आपका भी जबरदस्त रहता है और लगभग 6 महीने तो हैं ही चुनाव में, लेकिन चुनावी बिसात बहुत पहले से बंगाल में बिछना शुरू हो गई थी। बिल्कुल रोहित, आप देखिए तो अगर जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है इस समय वो बड़ी दयनीय है। और क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूं तो मैं आर्थिक बात करूंगा जी। अगर आप पश्चिम बंगाल की जीडीपी देखें, टोटल जीएसडीपी जिसको हम बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी हालत खराब है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति बंगाली व्यक्ति की आय जो है वो भारत की औसत से कम है। भारत की औसत 1,20,000 के करीब है, उससे 20% कम के करीब पश्चिम बंगाल की औसत आय है। वहां के किसान को देखिए, जिस किसानों की समर्थन में टीएमसी उतरी हुई है, जिन किसानों का समर्थन कर रही है, वहां के लोगों को किसान सम्मान निधि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2,000 रुपए का साल में 3 बार ग्रांट मिलता है, वो नहीं लेने दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसी सरकार है। देखिए मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं तो सीधा सीधा अर्थशास्त्र देख रहा हूँ, किसानों की जेब देख रहा हूँ, के साथ जो वेस्ट बंगाल की आवाम है उसकी जेब देख रहा हूँ। ठीक, अगर आप उसमें पैसे नहीं आने देते हैं तो क्या आप वहां के लोगों को भला पहुंचाना चाहते हैं या आप उनको वंचित रखना चाहते हैं? तो मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो राजनीति का शिकार हुई और ऐसे में ऐसी सरकार की जरूरत है। कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूँ ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि वहां के आम लोगों का हित करे। बिल्कुल, ये तो वो बातें हैं जो हर कोई समझता है जी। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, ठीक है 10 सेकंड सर। पश्चिम बंगाल, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर भी बोलता हूँ, हाँ जी, पश्चिम बंगाल की मुझे परिस्थिति कुछ चाइना जैसी नजर आती है। किस लिहाज से आप कहेंगे कि जैसे चाइना से आंकड़े सही नहीं आते हैं, हाँ, आर्थिक आंकड़े वहां पर ऐसा दिखाया जाता है बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ऐसे ही बंगाल से जो आंकड़े आते हैं पर मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है शुभांकर, इस पर रिएक्ट कीजिएगा। शरद कोहली जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और चाइना से कंपैरिजन हो रहा है इकोनॉमिस्ट है, लेकिन आज थोड़ा होमवर्क कम करके जब तक मैं अपनी बात रख रहा हूँ शरद जी से मैं दरख्वास्त करूंगा, उनके पास गूगल मामा उनके भी फोन में बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछ लें कि इसमें से सबसे पहले मनरेगा का पूरा रिकॉर्ड देख लें, जिस जीएसडीपी के बारे में बात कर रहे हैं प्लीज जीएसडीपी ग्रोथ रेट देख लें और अन्य जो सरकारें हैं जो भारत के शासित राज्य हैं उस पर प्लीज देख लें। जब तक मैं इसके ऊपर मैं विषय पे बताता हूँ।
मैं जवाब दे दूं। एक बात बता दूं, शरद जी बड़ा बहुत अच्छा एक बायस उन्होंने ओपिनियन बहुत अच्छा रखा। बायस ओपिनियन जी, और इन लोगों से बड़े अर्थशास्त्री हैं जी, मैं मान सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कभी कभी काला चश्मा इतना ज्यादा काला होता है कि उनको पार्शियल। मैं तो काला चश्मा लगाता नहीं हूँ, मैं तो धूप में भी नहीं लगाता हूँ, दिखाई देंगी उसको कभी काला चश्मा धूप में भी नहीं लगाता हूँ। शायद आपके सोशल मीडिया को देखा जाता होगा, इसलिए काफी अच्छी अच्छी फोटोज रहती हैं आपकी, उसमें शायद आपने लगाया हो। लेकिन वापस मैं आप लोगों का रुख करूंगा, स्टूडियो में भी मेरे साथ संजय गुप्ता जी हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी, परिस्थितियां आप बंगाल में क्या देख रहे हैं गुप्ता जी? क्योंकि देखिए राहुल गांधी तो है नहीं देश में, स्थापना दिवस के मौके पर भी उनकी मौजूदगी को मिस किया गया, मीडिया भी पूछ रहा था, बीजेपी भी पूछ रही थी। खैर ठीक है, वो अपनी पर्सनल स्पेस पर रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बंगाल में परिस्थितियां कांग्रेस के लिए क्या है टीएमसी के विरोध में? नहीं, मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि अभी चूंकि आपने बताया 6 महीने बाकी हैं और ये भी बहुत जल्दी होगा, इस विषय पे निर्णय अभी पार्टी ने हमारा लिया नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूं एक बात तो समझनी पड़ेगी। मैं कोहली साहब को सुन रहा था जी, बहुत सम्मानित हमारे वक्ता भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, बिजनेस के बारे में कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोहली साहब, केवल आपने बंगाल को बताया कि वहाँ अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, इस देश के अंदर पहले 10 उद्योगपतियों को छोड़ करके प्रत्येक इस देश के नागरिक की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? आप मुझे बताइए जीडीपी के क्या हालात हैं। आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। इस सरकार ने कहा था हम कम करेंगे। महंगाई के अंदर आप देख लीजिए, जिस तरह से किसी भी आप इंडेक्स को उठा के देख लीजिए, तमाम इंडेक्स के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। तो क्या हम केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की बात ना करें, केवल बंगाल की बात करें? आप उसको कंपैरिजन कीजिए यूपी के साथ, आप कीजिए बिहार के साथ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं एक मिनट में, ये विषय केवल आज अर्थव्यवस्था का नहीं है, हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, हम चुनाव के विषय पे बात कर रहे हैं। मगर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो धर्म के नाम पर आज लड़ाया जाता है, जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं जिस तरह के मुद्दे उठा रहे जा रहे हैं, जैसे लव जिहाद, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल के जो नेता हैं, अगर वो किसी मुस्लिम होने के बावजूद अगर हिंदू महिला के साथ शादी करते हैं या उनसे कोई किसी तरह का रिलेशन बनाते हैं, तो वो लफ्ज़ जिहाद नहीं होता। और एक आम नागरिक अगर करता है तो वो लफ्ज़ जिहाद होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अमित शाह साहब ने इतने लोग इकट्ठे किए तो कोई क्राइम नहीं है, और अगर मुझे से आदमी करेगा तो 2000 का चालान होगा। छोटा सा रिएक्शन इस पर दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं संजय सिंह का रुख करूंगा। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता तो दूध का दूध पानी का पानी रखूंगा। आपने लव जिहाद की बात करी, आपने पूरी अर्थव्यवस्था की बात करी, मैं पेट्रोल और डीजल की आपने बात करी, मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, उस रफ्तार से जब घटती हैं तो यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें घटते नहीं है। मैं जो आपको अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था, मैं एक अंग्रेजी में होता है रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं। जब हम बाकी अर्थव्यवस्था से कंपेयर करते हैं, इस समय संजय जी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। भारत क्या, बंगाल क्या, बिहार क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी आप आंख बंद करके उंगली रख दें, वहीं पर हालत खराब है। पर हम जब रिलेटिव टर्म्स में संजय जी बात करते हैं, तो बंगाल का जो आम आदमी है, अगर आप उससे जाके बात करें, आप उससे जाके पूछताछ करें, और आप उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, हरियाणा में कहीं जाके आप बात करें, आपको उसकी माली हालत में फर्क नजर आएगा। और अब तो वक्त आ ही चुका है, बेरोजगारी रही होगी, तमाम मुद्दे रहे होंगे, अब तो चुनाव आ चुके हैं, अब तो जवाब दिया जाएगा बैलेट से। एक बार मुझे संजय, ठीक है 10 सेकंड। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बंगाल के अंदर इससे बेहतर व्यवस्था होने की जरूरत थी, और ममता दीदी शायद कहीं यहाँ पे चूक पर है, कमी रह गई है, और इसको सुधारना चाहिए था। इस बात से मैं सहमत हूं कोहली साहब की। ठीक है, अब संजय सिंह जी आप बताइए, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आजकल क्योंकि किसानों का भी मुद्दा है, लगातार हम उस पर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसानों को भ्रम में डाला हुआ है, हम उन्हें समझा नहीं पा रहे। आपके बगल में संजय गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने अभी लव जिहाद का भी जिक्र कर दिया, आप इनको नहीं समझा पा रहे कि दूसरे धर्म में प्यार करने पर कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी छुपाकर, देश का आइडेंटिटी छुपाकर जबरन उसको ये कहना कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, ये क्राइम है। आप इनको तो समझाइए पहले। देखिए, मैं संजय गुप्ता जी को यही बताना चाह रहा था कि लव जिहाद और लव को संजय गुप्ता जी भी सुन ले और अमृत सेन भी सुन ले। लव जिहाद और लव में बहुत अंतर है। लव जिहाद का मतलब जो यहाँ सेंस है, ये निकाला गया कि आप नेट पर, फेसबुक पर अपना नाम बदल लेते हो, और नाम बदलने के बाद शादी करते हो, और शादी करने के बाद आप तलाक देना, उत्पीड़न करना और इस तरह के से परेशानी क्रिएट करना, तो उस जाल से फंसने से बचाने के लिए लव जिहाद कानून बनाया गया। ठीक,
प्रेम करने को लव जिहाद में कहीं नहीं जोड़ा गया है। इस बात की भ्रांति को दिमाग से निकाल लेना चाहिए। और यहां कोई हिंदू और मुसलमान भी नहीं है। अगर एक हिंदू लड़का भी अपना आइडेंटिटी छुपा के किसी मुसलमान लड़की से शादी करता है, उसके साथ धोखा करता है, अत्याचार करता है, तो वो भी लव जिहाद के कानून के दायरे में आता है। यही सत्य है और इतना ही लव जिहाद है। अब रही बात, अब बंगाल पे आ जाते हैं। अब रही बात, अब आप बंगाल पे आ जाइए। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने क्या किया क्या नहीं किया, आज अभी हमारे इकोनॉमिस्ट कोहली साहब कह रहे थे। आप इस बात को यकीन मानिए, और भट्टाचार्य जी ने कहा कि आप जरा गूगल बाबा खोल के देख लीजिए। तो मैं उन्हीं के राय विचार पर गूगल बाबा खोल के देखा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीचे से तीसरे पायदान पर बंगाल है। बेरोजगारी के अंदर भी कोई उसकी अच्छी स्थिति नहीं है। आप अगर सारे पैरामीटर्स उसके चेक कर लेंगे, वहां जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वो हिंदुस्तान के 20वें पायदान पर है। ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी ने कोई ऐसा वहां पर जबरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया हुआ है। ऐसी स्थिति नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते बंगाल में, तो जनता कभी भी अपना हित छोड़कर विरोधियों के साथ परिवर्तन के लिए नहीं जाती है। काफी संगीन आरोप, कुछ नहीं किया ममता दीदी ने, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, विकास वहां पर नहीं हो रहा है, और अच्छी शिक्षा और सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इशू लगातार उठाया जा रहा है बंगाल में, कानून व्यवस्था धराशायी है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। राजनीतिक असुरक्षा अगर हिंदुस्तान में कहीं पर सबसे खत्म है तो वो आज बंगाल के अंदर है। ठीक है, शुभांकर जी। मैं सबसे पहले तो संजय जी को एक बात बताना चाहूंगा। इन्होंने पूरी व्याख्या इतनी बड़ी, इतने पूरे एक ही सुर में ये पूरा गाना गा गए। लेकिन एक चीज बताऊंगा, गूगल बाबा के तो कौन सा इन्होंने पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा, हमारे सेलेक्टिवली निकाल लेते हैं, अच्छा लगता है। खैर, एक बात बताइए, जरा देश की भी हालत जरा जांच लीजिए। मैं आपको बता दूं, पर्यटन को तो आपने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। आपको शायद पता नहीं है, सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंपनी, ओयो, सबसे बड़ा जो टूरिज्म का था, 3,500 लोगों को सिर्फ यूपी से निकाल दिया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इकोनॉमी, ये आपके एम्प्लॉयमेंट का असर हुआ है और इकोनॉमी का असर हुआ है। और मैं आपको गिनाता हुआ चल रहा हूँ, सुनते हुए। टूरिज्म को कोरोना ने खत्म किया है, भाजपा ने नहीं। और बंगाल के अंदर टूरिज्म का एक स्पॉट नहीं बचा आज के डेट में। ठीक है। दार्जिलिंग के अलावा आपके पास कोई स्पॉट डेवलप किया हुआ नहीं बचा है। कि किसान जो है, जो आपके पास विपक्ष में बोलेगा, विरोध में बोलेगा। शुभांकर ये भी बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि किसान सम्मान निधि आप नहीं पहुंचने देते किसानों तक, केंद्र की किसानों के लिए हितैषी योजनाएं चल रही हैं, वो ममता दीदी रोक के बैठी हैं, ये भी तो आरोप है। सवाल बंगाल का है, आप एक सेक्टर बताइए, एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्कूलिंग, एजुकेशन, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, संजय जी वो बताइए, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट जहां आपने बहुत उन्नत कार्य किया है? सोशल सेक्टर में ही बता दीजिए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा, सुन सिर्फ संजय गुप्ता जी रहे हैं। संजय जी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो है, उन्होंने भी अपनी ग्रोथ जो है, ग्रोथ उन्होंने बढ़ा दी है, उन्होंने भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा के रखी है आपसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए संजय सिंह जी थोड़ा सा पढ़ लिख के आइए। ठीक है, बात करिएगा। ठीक है, संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ है। संजय जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री ऐड करता है पेटीएम की, ऐड करता है जियो की, ऐड करता है अंबानी की, अडानी की जी, तो किस तरह से इस देश के अंदर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उस गरीब का, उस आखिरी व्यक्ति का उत्थान इस देश के अंदर कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी का नाम लेती है, शर्म आनी चाहिए। 2 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया था पूरे देश में, जरा बता दीजिए 7 साल में कितनी नौकरी आपने दी है? संजय जी किस तरह के हालात हैं? आज सुनिए, आज मजदूर के क्या हालात हैं, आज किसान सड़क के ऊपर है, और बेरोजगारी का आप हालात देख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपने अल्पसंख्यकों के हाल करा है देश के अंदर, आप धर्म के नाम पर अपनी बार बार उसके अंदर आप अंगीठी चढ़ाना चाहते हैं, कड़ाई चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ेगी नहीं, ये काट की आंटी बार बार नहीं चलेगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहचान चुके हैं, और आपका प्रधानमंत्री केवल उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री है, गरीब आदमी का प्रधानमंत्री नहीं है। तो लगातार पेश किए जा रहे स्टार्टअप हो गया, मुद्रा योजना हो गई, मेक इन इंडिया हो गया, कहाँ है बताइए ना, कहाँ है स्वच्छ गंगा, कहाँ है स्वच्छ सिटी,
कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ है बुलेट ट्रेन, पूछ रहा है देश का नौजवान। अरे कब बैठेंगे हम बताइए ना, उस बुलेट ट्रेन में कब बैठेंगे? ठीक है, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी, किसमें रहेंगे? कहाँ है वो स्वच्छ पानी? जमीन नहीं है, जमीन देना ये जुमलेबाज सरकार है। अरे महाराष्ट्र सरकार को बोलिए ना, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, एक महीने से क्या हालत पैदा की है? ठीक है, संजय सिंह जी के पास आऊंगा। इससे पहले एक बार शरद कोहली जी का मैं रुक करना चाहूंगा। शरद जी, परिस्थितियां किस तरह से देख रहे हैं? इसके साथ साथ आप इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने चेहरे हैं। अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर, उनके भी बयान आपने आज सुने होंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत और डिबेट का दायरा देश में बहुत सीमित हो चुका है। इस पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर इसी पर मैं संजय सिंह के पास जाऊंगा। शरद, शास्त्री हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं। मैं उन पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर यह सच है कि उनके पीछे जो बयान आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्ष में जो बयान आते हैं वो हमेशा ही सरकार के खिलाफ होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार ने आज तक एक भी काम आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं किया है। तो इस बात को अगर कोई भी सुनेगा तो उसको बड़ा अटपटा लगेगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला अर्थशास्त्री हमेशा ही सरकार के खिलाफ बयान भला क्यों देता है? क्या उसके पीछे शरद आपके लिए अपलॉड कर रहे थे शुभांकर जी, शायद आपके सामने टीवी स्क्रीन नहीं है। शुभांकर जी का ऑडियो जरा दीजिए 10 सेकंड के लिए। शुभांकर, डाउन करके रख दिया। शरद जी, बहुत ही शर्मनाक बात है। आप अर्थशास्त्री कम, आप तो भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा है। इस तरीके से किसी एक नोबेल दे सके, शरद जी एक बात बता दूं, पहले तो खुद किसी बताइए इस तरीके से पूरी दुनिया में ठीक है, संजय सिंह के पास में जा रहा हूं। संजय सिंह जी, अमर्त्य सेन जाने माने नाम, बड़े अर्थशास्त्री, और हर कोई आप पर ये आरोप लगा रहा है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा ज्ञाता, सोशल सेक्टर का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूं अगर वो अमर्त्य सेन जी इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमिस्ट से नोबेल प्राइज लिए हैं तो उन्हें बहुत तौल के, संभल के और चीजों को समझ के बोलनी चाहिए। भारत की राजनीतिक दशा दिशा में हमेशा सरकार के खिलाफ एक वातावरण का निर्माण करना, अगर उनका नोबेल प्राइज पाने के बाद का उसको फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है तो हमें लगता है ये एक बहुत गलत दिशा में देश जा रहा है। ठीक है, संजय, नोबेल प्राइज विनर को अपनी शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाहिए। नेताओं को मैं कहना चाहता हूं जो इस देश के अंदर नोबेल प्राइज जिनको मिला हो, जो इतने सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन के लिए इस तरह के शब्द कहना चाहते हैं, मैं उसको आज कंडेम करना चाहता हूं। और दूसरी चीज इसके अंदर अमर्त्य सेन जी की बातों को बिल्कुल एंडोर्स करते हैं, बिल्कुल एंडोर्स करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि कितने दिन में उनको पाकिस्तानी या चीनी ये बना देंगे? देश विरोधी कब घोषणा करने वाले हैं? कब कहने वाले हैं कि वो देश विरोधी व्यक्ति हैं? अमर्त्य सेन जी ने कहा है जी कि देशद्रोही तो आज सबसे बड़ी विडंबना है, जो इनकी बात से सहमत नहीं होगा, आरएसएस के विचारों से सहमत नहीं होगा, वो यहाँ देश विरोधी घोषित हो जाएगा। तो इनको शर्म आनी चाहिए। शुभांकर, लास्ट 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, इसके बाद मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। परिस्थितियां बंगाल में कितनी मजबूत है टीएमसी के लिए? बीजेपी के कितने चांसेस आपको दिखते हैं? मैं एक साफ बात बताऊं, परिस्थितियां कहां से मजबूत होती है? परिस्थितियां बड़े बड़े रथों और पैसे की पूरे हुंकार भरने वालों से नहीं होती है। परिस्थितियां होती है जब कोई व्यक्ति पांव से चल के 400 रुपए के पूरे वस्त्र में लोगों के बीच में शामिल हो सके। परिस्थितियां तब संभलती हैं जब गांव के बीच में सिर्फ एक जगह के भोजन खा के और कहीं पे किसी के बाउल जीती हो रही है, बाउल जीत के बीच में हमारे जो गृह मंत्री हैं, फोटोग्राफर जो बुला के बात कर रहे होते हैं, फोटो कैसे खिंचवानी है, उनको थैंक यू शुभांकर, नहीं पता है। शुभांकर, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शरद कोहली साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। फिलहाल बंगाल की बिसात लगातार बिछी हुई है और इस पर चर्चाओं का दौर और लंबा चलने वाला है। कलेवर और फलेवर बंगाल में और ज्यादा इस चुनाव में जायका लाने वाला है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा अंतराल, खबरों का दौर लगातार जारी है। सारा